सॉरी गाइस, शादी में बिजी होने की वजह से पार्ट्स नहीं डाल पाई थी। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यू पार्ट। वहीं नैन्सी भी खून से लथपथ किसी मौत की रानी सी डरावनी लग रही थी। ऊपर से वह जैसे नताशा को एक लंबी भयानक मुस्कान के साथ देख रही थी। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे नताशा की रूह कांपने लगी थी। उसने डरते हुए पीछे हटते हुए कहा, तुम जिंदा कैसे हो? उसकी आवाज़ पूरी तरीके से कांप रही थी। वहीं नैन्सी की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी और उसके शरीर में एक सातिर मुस्कान थी। कौन हो तुम नैन्सी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों के सामने देखा था। वो मर गई थी, उसका कुछ भी नहीं चल रहा था। तो फिर कौन हो तुम? क्या तुम कोई भूत हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ मुझे कौन हो? नताशा की जुबान लड़खड़ा रही थी। वह कुछ भी सही सही और साफ नहीं बोल पा रही थी। उसका गला सूख रहा था और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा धीमी थी कि बामुश्किल ही नैन्सी को सुनाई दी थी। वही नैन्सी बिना कुछ बोले धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ नताशा का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। उसने उस चाकू को अपने हाथों में और कसकर पकड़ लिया था। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थी कि चाकू गिर नहीं वाला था। तुम्हें क्या लगा नताशा? वह आवाज़ धीमी लेकिन घातक थी। तुम अपने रास्ते की हर रुकावट को ख़त्म कर दोगी और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो तुम हो कौन? नताशा ने लगभग उसकी बात सुनकर चीखते हुए पूछा था। उसने उस चाकू को नैन्सी की तरफ कर दिया था। वह नैन्सी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वह हूँ जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की थी। मैं वह हूँ जिसे तुमने अपने खेल का मोहरा समझा था। मैं अब नताशा, ये खेल तुम्हारे खिलाफ शुरू होगा। जिस पर नताशा की आंखें खून से भर गई थीं। उसे डर भी लग रहा था कि सच में वह कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है ना, क्योंकि मरा हुआ इंसान आखिर जिंदा कैसे हो सकता है। उसने नैन्सी की हार्ट बीट, हर चीज़ को अच्छी तरीके से चेक किया था। फिर यह जिंदा कैसे हो सकती थी? इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी दिखाई दे रही थी। इसी वजह से उसने चाकू को उठाकर कहा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। मेरे पास आगे आई तो तुम मुझे डरा नहीं सकती। उसकी आवाज़ में साहस कम और घबराहट ज़्यादा थी। नैन्सी अचानक इस हंस पड़ी और उसने मुस्कुराकर कहा, ख़त्म किए हुए को और कितना ख़त्म करोगी तुम नताशा? तुमने अब तक नहीं समझा। ये खेल अब तुम्हारा नहीं रहा, ये खेल अब मेरा है। तुमने अपना खेल खेल लिया है, अब मेरी बारी है। वहीं उसकी बातों को सुनकर नताशा ने डरते हुए कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सच में मर चुकी थी, फिर जिंदा कैसे हो गई? जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराकर कहा, शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया था और तुम जैसी धोखेबाज को वो इस धरती पर और बोझ बनते नहीं देखना चाहते, इसीलिए उन्होंने मुझे एक मौका दे दिया कि मैं तुम्हें मार सकूं। मार कर ही मरूं। यह सुनकर नताशा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, समझी? ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है और ना ही ये इंडियन ड्रामा चल रहा है जहाँ पर कोई भी मरकर जिंदा हो जाता है। मेरे सामने ये ड्रामा करना बंद करो, समझे तुम? मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ में नहीं आने वाली, इसीलिए मुझे चुपचाप से सच सच बताओ, आखिरकार तुम कैसे जिंदा हो? जो भी हो, अगर तुम बच गई हो तब भी मैं तुम्हें वापस से मार डालूंगी। यह बोल वह गुस्से से आगे बढ़ी और चाकू से नैन्सी पर वार करने ही वाली थी कि तभी रिया ने उठकर जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया और फिर एक झटके से उसकी कलाई को मोड़ दी, जिससे उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर पड़ा। वहीं उसे जिंदा देखकर नताशा और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी और उसने हैरानी से कहा, तुम भी जिंदा हो? तभी नताशा को एक किक जाकर उसके मुंह पर लगी, जिस वजह से वह जाकर नीचे जमीन पर जा गिरी। जिस पर नताशा ने गुस्से से आगे देखा तो तान्या ने भी अपने हाथों को झाड़ते हुए कहा, और मैं भी जिंदा हूँ, कमीनी साली कहीं की। तभी नताशा ने एक एक करके सभी को अपने सामने खड़े होते हुए देखा। वहीं रोहन ने अपनी गली की हड्डी चटकाई और एक लंबी सांस ली और फिर हल्की झुंझुलाहट भरे मजाकिया लहजे में बोला, आखिर ये क्या था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। सच में लगा कि मैं मर गया हूँ। आत्मा भी सोच रही थी, चलो भाई विदा हो जाते हैं, पर शरीर कह रहा था, ना बाबा अभी रुको, टिकट कैंसिल हो गया है। अपनी कही हुई बात पर वह खुद ही हंसने लगता है कि तभी
तान्या ने बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार लात उसके पेट पर दे मारी। धप! उसकी लात से रोहन लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बचा था और गुस्से से अपनी लाल होकर उसने तान्या को और पलटते हुए चीखते हुए कहा, तू छिपकली कहेगी? ये क्या हरकत थी? मेरा पैर तोड़ने का इरादा है क्या? तान्या ने अपनी मासूमियत भरी आवाज के साथ कंधे उचकाए और चिल्लाते हुए बोली, अब बिलीव हो गया ना झिंगुर कि तू अभी भी जिंदा है। उसका तन सुनकर रोहन का गुस्सा मानो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से से भड़कते हुए अपनी मुट्ठियों को खींच लिया और तेज आवाज में कहा, अभी बताता हूँ मैं छिपकली की मुझे यकीन हुआ या फिर नहीं। मुझे भी तुझे कुछ रिटर्न करना चाहिए ना, वो भी तेरा सर फोड़कर। जिस पर तान्या ने हंसते हुए पलटकर जवाब दिया, अरे पहले खुद सीधा खड़ा होना तो सीख ले, फिर मेरा सर फोड़ना। जिस पर रोहन गुस्से से बढ़ता है कि नैन्सी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ, हर वक्त बस लड़ाई ही करनी है। जिस पर वह दोनों एक दूसरे को तरफ गुस्से से घूरने लगे थे। वहीं उन सभी को एक एक करके खड़े होते हुए देखकर नताशा आंखें फाड़ कर सबको देख रही थी। सबको सामने अचानक से खड़े होते देख नताशा ने हैरानी के साथ कहा, तुम तुम सब तुम सब लोग जिंदा जिंदा कैसे हो सकते हो? जिस पर टिया ने जवाब दिया, जिस तरीके से तुम सभी चीज़ों की मास्टर माइंड हो सकती हो और ये सब करने वाली हो सकती हो, तो हम फिर जिंदा क्यों नहीं हो सकते? आखिर हमारी बॉस है ही इतनी ज़्यादा टैलेंटेड और स्मार्ट कि तुम जैसे तो कुछ कर ही नहीं सकती, और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से ही सबके सामने खोल कर रखती है। अब क्या देखो कैसे तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसकी बात सुनकर नताशा गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसने गुस्से के साथ कहा, ये कैसे हो सकता है? जिस पर टिया ने कहा, अब तेरी जैसी एंजल चुड़ैल हो सकती है और अपनी बहन जैसे दोस्त को धोखा देकर मार सकती है, तो ये तो सब तो पॉसिबल हो सकता है ना, बल्कि पॉसिबल है, और वह भी तुम्हारी आंखों के सामने। ये सब तो बॉस का प्लान था, उन्हें शुरू से ही तुम्हारे ऊपर अच्छे से शक था। जब मायरा मैडम पर तुमने हमला किया था, लेकिन तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहती थी, इसीलिए पहले जिस आदमी ने अटैक किया वह सच में तुम्हारे आदमी थे, लेकिन हम सभी ने तुम्हारे आदमी को मार दिया था, और साथ ही तुम्हारे आदमियों को मारते ही हमारे आदमी भी इसी चीज़ में शामिल हो गए थे, और उन्होंने भी हमारे ऊपर अटैक किया, जिस वजह से उन्होंने हम सभी में बेहोश कर दिया था। उसके बाद बॉस ने अगली चाल चली और फिर सिर्फ तुम्हें छोड़कर हम सभी को 47 सीरीम लगाया गया, जिस वजह से हम लोग सिर्फ 6 घंटे तक पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुके थे, यानी कि तुम्हारी नज़रों में हम मर चुके थे। लेकिन फिर तुम्हें लगा कि हम मर चुके हैं और तुम्हारा प्लान, और तुम जीत चुकी हो। इसी जीत में तुम इतनी खो गई कि तुमने अपना सब कुछ अपने मुंह से ही बोल दिया, और अब सब कुछ सबकी आंखों के सामने है। तुम्हारी सारी करतूतें सबके सामने आ चुकी हैं। ये सुनकर नताशा हैरान हो गई थी और वह डरते हुए कनिष्क की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में अब कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि उसने गुस्से के साथ नताशा की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये सच है कि तुमने ही मायरा दी पर अटैक करवाया था, यहाँ तक कि उनकी जान ले ली थी? उसकी बात सुनकर नताशा ने जल्दी से कहा, नहीं 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 भाई, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मायरा दी के साथ कुछ भी नहीं किया है। जिस पर कनिष्क ने गुस्से से अपनी एक उंगली उसकी तरफ करते हुए चिल्लाकर कहा, खबरदार खबरदार, जो तुमने अपने गंदे मुंह से भाई शब्द का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें कभी अपनी छोटी बहन भी माना था। इसीलिए जो पूछ रहा हूँ बस उसका ही जवाब दो। जिस पर नताशा हकलाने लगी थी। वो मैं इसके आगे वह कुछ बोलती कि तभी वहाँ पर 2 ब्लैक कलर की कार आकर रुकी, जिस वजह से सभी का ध्यान उन्हीं कारों की तरफ चला गया था। वहीं उन कारों को देखकर रोहन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अंशुमन से कहा, अब इसमें कौन सा नया मेहमान आया है? यार, हर बार कोई ना कोई आकर हमारे बीच में टपक ही जाता है। इस सस्पेंस ख़त्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। उसका मुंह बन गया था। वहीं उसकी बातों को सुनकर अंशुमन मुस्कुरा दिया था। वहीं
आई हुई कार में से पहले कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से कुछ डॉक्टर बाहर निकले और दूसरी कार का भी तभी दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से युवराज ने मायरा की व्हील चेयर को बाहर निकाला। अब तक मायरा को भी होश आ गया था और वह अब सही कंडीशन में भी थी, यानी कि अब वह बेहोश नहीं थी और ना ही वह कोई भी खतरा था। वह पूरी तरीके से अब नॉर्मल हो चुकी थी। उसने अपनी शांत आंखों से व्हील चेयर पर बैठे हुए ही सभी की तरफ देखा। वहीं जैसे ही सबकी नजरें मायरा पर पड़ी तो सबकी आंखें शौक की वजह से फैल गई थी। वहीं मायरा को सामने जिंदा देखकर कनिष्क की आंखों से आंसू आ गए थे। साथ ही हैरानी से उसने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी दी जिंदा थी। उसने हैरानी से जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, मायरा दी। और वह आकर जल्दी से मायरा के पास घुटनों के बल बैठ गया था और उसे देखने लगा था। वहीं मायरा को भी जिंदा देखकर अब नताशा के हाथ पैर ने जैसे जवाब दे दिया था और उसमें जैसे जान ही नहीं बची थी हो। वह ऐसे ही हैरानी से मायरा को देखने लगी थी। उसने हड़बड़ाते हुए अपने मन में कहा, मैंने सब खो दिया, मैंने सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है। वहीं मायरा को देखकर कनिष्क की आंखों में आए हुए आंसू एकदम से बहने लगे थे। वहीं मायरा को देखकर तानिया और रोहन अचानक से खुश हो गए थे और उनकी आंखें चमकने लगी थी, क्योंकि पहले वही तो उनकी बॉस थी और उनकी बॉस को दोबारा अपनी आंखों के सामने देखकर उनकी तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने खुशी खुशी ही एक दूसरे से जोर से हाई फाई किया। तान्या तो अपनी जगह पर उछलने लगी थी। वहीं नैन्सी शांति से मायरा और कनिष्क को देख रही थी। वहीं कनिष्क ने धीरे से मायरा के हाथ को छुआ, जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। मायरा उसका सब कुछ थी। बचपन से उसकी मायरा दी ने उसे हद से ज़्यादा प्यार किया था, जिससे वह भी अपनी मायरा दी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। अपनी मायरा दी के जाते ही वह बहुत ज़्यादा टूट गया था और मसमोरा रहने वाला बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो गया था। और अचानक से ही उसकी वो खुशी, वो माँ वापस आ गई थी। तो वह क्या फील कर रहा था, ये तो वो ही जानता था। उसने अपनी नम आँखों से धीरे से कहा, दी, ये सच में आप ही हैं। जिस पर मायरा ने उसके चेहरे पर प्यार से उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ। किन्नू, आपकी प्यारी मायरा दी। उसके मुंह से किन्नू सुनते ही कनिष्क को यकीन नहीं हो गया था कि वो सच में उसकी मायरा दी ही है, जिससे उसने खुशी से मायरा को व्हील चेयर पर ही गले लगाते हुए कहा, दी, आप कहाँ थी इतने टाइम से? आपको पता है मैंने कितना ज़्यादा मिस किया आपको। आपको पता था ना कि मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे, फिर भी आप मुझे छोड़कर चली गई। क्यों दी, क्यों? आप कहाँ थी आज तक, क्यों नहीं आई सामने दी? जिस पर मायरा ने प्यार से उसके बालों को हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी किन्नू, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया ना हमने तुमको। जिस पर कनिष्क ने शिकायत करते हुए कहा, बहुत ज़्यादा थी, आपने बहुत ज़्यादा परेशान किया है हम सबको, बल्कि बहुत रुलाया है। हमें आपको पता है माँ की क्या हालत हो गई है जब उन्हें पता चला था कि आप अब नहीं हैं। वो मेंटली अनस्टेबल हो गई हैं। और डैड, वो अपना दर्द नहीं दिखाते, लेकिन वो भी बहुत टूट चुकी थी। पूरी फैमिली ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। आई मिस यू सो मच। हाँ, वो नताशा, वो तो आपका नाम लेते लेते, लेकिन अचानक से उसका मुंह तो जैसे रुक गया था और उसके साथ जैसे गले में ही अटक गए थे और वह जल्दी से मायरा से दूर हो गया और उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था, क्योंकि उसे याद आया कि नताशा ने ही उसकी बहन को मारने की साजिश रची थी। जिससे उसने गुस्से से मायरा की तरफ देखते हुए कहा, दी, आपको मारने की कोशिश नताशा ने की थी ना? उसकी बात को सुनकर तो जो नताशा के चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन लेस हो गया था और उसने अपनी गुस्से से लाल आंखों से नताशा की तरफ देखा और अपना सिर हाँ मैं हिलाते हुए कहा, ये सब नताशा ने किया था। जैसे ही नताशा ने उसकी बात सुनी, उसका चेहरा पसीने से भर गया था और वह डर और घबराहट के साथ उन दोनों की तरफ देखने लगी थी। वहीं सभी लोग अपनी नफरत भरी आंखों से नताशा को देख रहे थे। वहीं मायरा ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, अगर नैन्सी ना होती तो शायद वह अपने जाल में अब तक तो कामयाब हो चुकी होती और मैं आज जिंदा भी नहीं होती।
यह कहते हुए उसने नैन्सी की तरफ अपनी आंखों में काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा था। वहीं सभी लोग भी नैन्सी की तरफ ही देखने लगे थे। वहीं अपनी मायरा दी की बात सुनकर कनिष्क का मन अचानक से गिल्ट से भर गया था और उसे नैन्सी के साथ अपने द्वारा की गई सारी हरकतें एकदम से उसकी आंखों के सामने तैरने लगी थी, जिस वजह से वह और भी ज़्यादा गिल्ट फील करने लगा था। सच में उसने नैन्सी को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा था, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कैसा उसका शुक्रिया अदा करे और सॉरी बोले। वहीं नैन्सी ने युवराज की तरफ देखते हुए सीरियस अंदाज में पूछा क्या हुआ था, जिस पर युवराज ने उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद नैन्सी ने गुस्से से नताशा को देखा। वह जानती थी हो ना हो यह हमला भी नताशा ने ही कराया हो था। वहीं यह सुनकर नताशा को समझ आने लगा था कि अब तो वह बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। कि तभी अचानक से वहां पर कई सारे लोगों ने आकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वहीं जैसे ही नताशा ने यह देखा, अचानक से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। जब उसने अपनी घड़ी से किसी को कोड पर भेजा था, वह यही था। वह अपने लोगों को बुला रही थी। वहीं इतने लोगों को सामने देख तान्या ने कहा, लगता है आज ये लोग कुछ ज़्यादा ही वॉर के मूड में हैं। सही में मैं तो लगातार लड़ते हुए थक चुकी हूँ। जिस पर रोहन ने कहा, तुम शायद बॉस की दी हुई पनिशमेंट को भूल गई हो, उसमें भी हमें पूरी रात लड़ने की सजा मिली थी। जिस पर तान्या ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी इस बार के बारे में पता है, ठीक है, मुझे अच्छे से पता था। और ये बात है, मुझे तुम अपना मुंह बंद रखो। जिस पर रोहन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम भूल गई थी ना। जिस पर तान्या ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना मुझे याद था। और वह दोनों वापस से एक दूसरे से बहस करने लगे थे। सभी तभी सभी लोगों पर एक साथ उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। सभी ने एक एक करके गोल ग्रुप बनाकर सभी को घेर लिया था। नैन्सी, नताशा, टिया, तान्या, अंशुमन को छः छः ग्रुप में लोगों ने घेर लिया था। वहीं सिर्फ युवराज, मायरा और कनिष्क को एक साथ लोगों ने घेरा था। साथ ही सभी डॉक्टरों को भी चारों तरफ से घेर लिया गया था। सिर्फ नताशा ही थी जो वापस से अपने एटीट्यूड से खड़ी हो गई थी और सभी मुस्कुराते हुए देख रही थी। वहीं सभी को घेरने के बाद नताशा ने गुस्से के साथ कहा, पहले नहीं मार पाई तो क्या बात, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सब खत्म हो गए, सब कुछ, और कोई भी नहीं बचना चाहिए। जिस पर उसके सभी लोगों ने एक साथ सब पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो क्या नताशा कामयाब हो जाएगी अपने प्लान में और सब कुछ खत्म हो जाएगा? घेराबंदी के बीच खड़ी हुई नैन्सी की आंखों में एक खौफनाक गुस्सा झलक रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई आग उसके भीतर की हिंसा को साफ जाहिर कर रही थी। चारों तरफ दुश्मन थे, उनकी बंदूकें, चाकू चमक रहे थे उनके, लेकिन नैन्सी ने एक बार भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। आओ, उसने धीमे से लेकिन ठंडे स्वर में कहा, जैसे ही दुश्मनों को अपनी मौत की दावत पर बुला रही हो। जैसे ही पहला दुश्मन उसकी तरफ बढ़ा, वैसे नैन्सी ने बिजली की गति से उसके घुटनों पर एक तेज लात मारी। गिरते ही उसने उस आदमी का सिर अपने घुटनों से कुचल दिया। जिस पर दूसरा दुश्मन पीछे से हमला करने की कोशिश में था, लेकिन नैन्सी ने पहले लड़के की चाकू उसकी पसलियों में इतनी बेरहमी से घुसा दी कि उसकी चीख गूंज उठी। लेकिन नैन्सी ने रुकने की जगह उसके सीने को अचानक से चीर दिया था। खून की धार उसके शरीर पर आ गिरी। वहीं चारों तरफ खून ही खून हो गया था। चीखो, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ये आखिरी आवाज़ है तुम्हारे गले से निकलेगी, इसके बाद तुम लोग सीधे ऊपर भगवान को प्यारे हो जाओगे। वहीं यह देख तीन दुश्मन जल्दी से नैन्सी की तरफ बढ़े और चौथा आदमी जो नैन्सी के बिल्कुल करीब था, उसने अपनी बंदूक उठाई। लेकिन नैन्सी इतनी तेज थी कि उसने पहले ही बंदूक उसके हाथ से छीन ली थी और उसने उसकी बंदूक को उसकी ठुड्डी के नीचे रखा और ट्रिगर दबा दिया। खून और मांस का छितरा उसके पीछे खड़े आदमी पर जा गिरा। यह देखकर वह तीनों दुश्मनों ने एक साथ उस पर हमला किया। नैन्सी ने अपने पैर से एक आदमी की टांगें झाड़ू की तरफ खींचकर जमीन पर गिरा दी और
उसके इस माथे पर शूट कर दिया। दूसरा हमला करने ही वाला था कि उसने उसकी कलाई मरोड़ कर चाकू छीन लिया था और सीधे उसकी गर्दन में घुसा दिया था। खून फव्वारे की तरह निकलने लगा था। वहीं तीसरे आदमी के भी नैन्सी ने अपने पैर से एक जोरदार वार किया था और जिस वजह से वह भी जा गिरा था। आदमी चिल्ला रहा था और दर्द से तड़प रहा था। अपनी टूटी टांगों के साथ वह रेंगने की कोशिश कर रहा था। नैन्सी उसके पास आई और उसके गले पर अपना जूता रख दिया। तुम्हें डर लग रहा है? उसने ठंडे लहजे में पूछा था। उस आदमी ने कुछ कहने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसकी आवाज़ कँप आ रही थी। डरना भी चाहिए। उसने अपना वजन उसके गले पर डालते हुए कहा। कुछ ही पल में उसका शरीर निष्क्रिय हो गया था। नैन्सी ने खून से अपने सने अपने हाथों को देखा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में हिंसा की लहर अभी भी मौजूद थी। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, जैसे मौत ने खुद आकर नाच किया हो। फिर वह वहां से जल्दी से डॉक्टर के पास बढ़ गई और उन्हें भी मौत का नाच दिखाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ टिया अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी आंखों में सुलगती हुई आंख और चेहरे पर एक चुनौती भरी मुस्कान थी। हवा में लहराते उसके लंबे बाल और उसकी खूबसूरती और खतरनाक आमा को और बढ़ा रहे थे। सामने खड़े छह दुश्मन उसकी ताकत को हल्के में लेने की भूल कर बैठे थे। पहला दुश्मन उसकी तरफ लपका, लेकिन टिया ने पल भर में उसकी कलाई पकड़कर इतनी जोर से मोड़ा कि बेचारा दर्द से तड़पता हुआ वहीं पर ढेर हो गया था। उसके मूव्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे और चड्डी छिड़कने की आवाज़ सबने सुनी थी। उसके चीखने का मौका भी नहीं मिला था। टिया ने अपने घुटनों से उसकी छाती पर वार किया और उसे नीचे गिरा दिया था। दूसरे दोनों एक साथ हमला किया, लेकिन टिया ने यह खेल जैसा था। उसने तेजी से झुककर उनकी तरफ से आने वाले वारों को नाकाम किया और एक का हाथ पकड़कर उसने उसे अपनी पीठ पर से उठाया और ताकत से फेंक दिया, जिससे उसके रीढ़ की हड्डी के टूटने की आवाज़ चारों तरफ फैल गई। और दूसरे दुश्मन जब तक हमला कर पाता, टिया ने उसकी एड़ी की एक जोरदार किक उसकी कनपटी पर दे मारी। वहीं वह बेशुद्ध होकर गिर पड़ा था। अब चार में से तीन दुश्मन बचे थे। उनमें से एक ने उसकी तरफ बंदूक तानी, लेकिन टिया ने तेजी से किए गए एक दुपट्टे ने बंदूक को हवा में उछाल दिया। उसने बंदूक लपक कर सीधा उस आदमी के सिर पर दे मारी। खून की धार उसके चारों चेहरे पर आ गई, लेकिन टिया ने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। पीछे से एक दुश्मन ने चुपके से उसके सिर के ऊपर हमला करने की कोशिश की। टिया ने पीछे मुड़कर अपनी कौनी सीधी उसके नाक पर दे मारी। इतनी सी हिम्मत! उसने बर्फ भरे ठंडे लहजे में कहा। वह आदमी दर्द से कनाता हुआ जमीन पर गिर गया। आखिरी दो दुश्मन ने उसे घेरने की कोशिश की। टिया ने एक लंबी सांस ली और अपनी कमर पर बंधी चाकू को निकाला और इतनी तेजी से वार किया कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला। पहला दुश्मन का उसने गला चीर दिया था और दूसरे पर मुक्का मारते हुए कई सारे उसके सीने पर वार कर दिए थे। फिर बिना रुके जल्दी से अपने बॉस की तरफ बढ़ गई थी। तान्या ने गुस्से से अपने सामने खड़े दुश्मनों को देखते हुए कहा, तुम लोगों ने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। तो वैसे ही तुम्हारी वजह से अपनी नींद खराब कर रही हूँ और अपने आप को थका रही हूँ, तो तुम्हारी वह हालत करूँगी इसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वह एक दुश्मन ने उस पर वार किया, लेकिन तान्या ने उसकी जल्दी से गर्दन को पकड़ लिया था और एकदम से उसने पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया था। फिर उसने अपनी छड़ी से बाकी दुश्मनों के घुटनों पर वार किया। उसके वार इतने तेज थे कि आखिरी दुश्मन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तान्या ने उसे पकड़कर वही मौत के मुंह में सुला दिया था। रोहन अपने स्टाइल में लड़ रहा था। उसने एक दुश्मन के चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहा, इतना कमजोर बात, मज़ा नहीं आया। दूसरे दुश्मन ने उसे पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन रोहन ने हवा में पलटते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। तीन दुश्मनों ने एक साथ हमला किया था, लेकिन रोहन ने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाकर सबको वहीं पर ढेर कर दिया। उसके चेहरे पर एक सादे सी मुस्कान बनी हुई थी। ये तो वार्म अप था। ये कहते हुए उसने अपने दांत दिखा दिए, जिस पर तान्या ने पीछे से उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम्हारी बस स्टाइल मारना खत्म नहीं होगा चाहिए है ना? मतलब यहाँ पर भी ऐसे फिल्मी डायलॉग मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस पर रोहन ने उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए खींचते हुए कहा, बहुत ज़्यादा निबट गई है। और वह दोनों आपस में वापस से फाइट करने लगे थे। वहीं रिया अंजुमन का साथ दे रही थी। वहीं युवराज, मायरा और कनिष्क चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। उनके चारों ओर 10 दुश्मनों का जमावड़ा, बाहर कोई हथियार खतरनाक हथियारों से लैस था। उनके
तीनों के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। युवराज का चेहरा दर्द था, मारा की आंखों में घातक सटीकता झलक रही थी और कनिष्क के होठों पर एक हल्की सी मगर खतरनाक मुस्कान खिल रही थी। जैसे ही दूसरों ने हमला किया, युवराज ने सबसे पहले अपनी जगह से छलांग लगाई और उसकी ताकत और गति विस्मयकारी थी। उसने अब पहले दुश्मन की कलाई को इतनी जोर से मरोड़ा कि वह चीखते हुए अपने हथियारों पर गिरा, कमजोर लग रहा था। युवराज ने कहा और उसे एक पेड़ से दीवार पर दे मारा। अगले ही पर उसने दो दुश्मनों को पकड़कर उनकी टांगों को पूंछ पर इतनी जोर से वार किया कि वह लोग वहीं पर नीचे बैठ गए थे। दूसरी तरफ मायरा वहीं नीचे मायरा अपने छोटे मगर घातक ब्लेड निकाले, उनकी आंखें दुश्मनों को स्कैन कर रही थी। वह व्हील चेयर से खड़ी हो गई और उसने हवा में छलांग लगाई और एक दुश्मन की गले पर इतनी सटीकता से वार किया कि वह बिना आवाज किए हुए नीचे गिर गया था। एक दुश्मन ने उसकी तरफ गोली चलाई, लेकिन मायरा ने बिजली की फुर्ती दिखाते चकमा दे दिया था और अपनी हथेली से छिपा ब्लेड उसकी छाती में घोंप दिया। अगला किसे मारना है, उसने ठंडे स्वर में कहा था। अगले ही पल उसने ब्लेड से 3 दुश्मनों को और धराशायी कर दिया था। कनिष्क अब तक शांत खड़ा था और वह अपनी दी को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। तभी एक दुश्मन उसकी ओर लपका, जिस पर कनिष्क ने अपनी मुट्ठी पर एक जोरदार बार उसके मुंह पर दे मारा और वही आदमी हवा में उछलता हुआ 3 मीटर दूर जा गिरा। बीच में आने को किसने कहा था? मैं अपनी दी को देख रहा था। उसने तंज भरी लहजे में कहा। तभी दो दुश्मनों ने उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन कनिष्क ने एक ही गर्दन को पकड़कर इतनी ताकत से पटका कि वह बेशुद्ध हो गया और दूसरे पर मुक्कों की अचानक से बारिश कर दी थी। अब केवल एक ही दुश्मन बचाता हुआ डर के मारे पीछे हटने लगा। युवराज ने उसकी तरफ देखा और कहा, भागने का सोच रहे हो? यह तुम्हारा आखिरी गलती होगी। तभी युवराज ने पीछे से एक गोली आकर उस लड़के के सिर पर चीरते हुए निकल गई थी। जिस पर युवराज ने पीछे की तरफ देखा तो वहां पर मायरा खड़ी हुई थी। यह देखकर उसने मुस्कुराकर, वाह, आपका निशाना कमाल का है। जिस पर कनिष्क ने युवराज को घूर कर देखा और फिर जल्दी से मायरा को व्हील चेयर पर कर दी, जिससे मायरा आराम कर सके। यह देखकर मायरा मुस्कुरा दी थी। वहीं युवराज को यह अजीब लगा, लेकिन वह जल्दी से इधर उधर नैन्सी को ढूंढने लगा था। तभी उसकी नजर नैन्सी पर गई। उसने देखा कि एक दुश्मन उसके ऊपर पीछे से वार करने की कोशिश करा। यह देख युवराज जल्दी से उसके पीछे बढ़ा, लेकिन तभी नैन्सी ने तेजी से मुड़कर उसकी छाती पर जोरदार मुक्का मारा। उसका शरीर लड़खड़ा गया और नताशा ने बिना रुके उसकी गर्दन मरोड़ दी। यह देखकर युवराज अपनी जगह पर ही रुक गया था और हैरान होते हुए बोला, सच में हर चीज कमाल है इसलिए लड़की, लेकिन मुझे ही भाव नहीं देती। वहीं सभी अब नैन्सी को ही देख रहे थे। उसने थोड़ी देर में सब कुछ सुना दिया था। काफी चोटें उसे भी आई थी, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, जिसे देखकर युवराज जल्दी से आगे बढ़ा और उसे पकड़ने वाला था कि नैन्सी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, खबरदार, जो मुझे छुआ तो तुम्हारे हाथ को तोड़ दूसरे हाथ में दे दूंगी। जिस पर युवराज का मुंह बन गया था। वहीं नताशा भागने वाली थी और रोहन तान्या ने जल्दी से उसके सामने आकर बोला, मैडम, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आपकी मेहमान नवाजी करना तो बाकी है ना? यह बोल उन्होंने एक एक पंच नताशा के मुंह पर दे मारा था, जिस वजह से नताशा जाकर नैन्सी के कदमों में गिरी। तान्या ने अपने हाथ की कलाई को चटकाते हुए कहा, बॉस बताइए इसके साथ क्या करना है? जिस पर नैन्सी ने कहा, इसका फैसला मैं नहीं, मायरा करेगी। जिस पर सब लोग मायरा की तरफ देखने लगे थे। जिस पर मायरा ने कहा, फिलहाल मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ और मुझे इससे बहुत कुछ जाना है, लेकिन ये काम मैं सुबह करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए अभी के लिए यह हमारी कैद में रहेगी। जिस पर तान्या चाहती तो थी कि वह अभी ही नताशा को गोली से मार दे। वह कुछ भी कहना चाहती थी कि नैन्सी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे वहाँ से ले जाने का इशारा किया, जिस पर तान्या का मुंह बन गया था। लेकिन उसने अपने बॉस के ऑर्डर को माना और उसने उसे उठाते हुए 2-4 थप्पड़ उसके गालों पर रसीद दिए और सभी लोग वहाँ से लेकर कार में निकल गए थे। कनिष्क अपनी दी की कई सारे सवाल करना चाहता था और नताशा को अपने हाथों से सजा देना चाहता था, लेकिन वह अपनी दीदी के फैसलों का बहुत सम्मान करता था। इसीलिए उसने अपने गुस्से को उस वक्त रोक लिया था। वह सभी लोग घर के अंदर पहुंचते हैं और अपने रूम में चले गए थे। कनिष्क अपनी मम्मा पापा को रात का परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सुबह सबको बताने का फैसला किया। लेकिन वह मारा के आने से काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। वह तो अपनी दी के रूम में ही रहना चाहता था, लेकिन उन्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए वह वहाँ से चला गया था। लेकिन अपने रूम में पहुंचकर वह बहुत ज़्यादा खुशी से नाचने लगा था। वहीं अपने रूम में पहुंचकर नैन्सी ने शावर लिया और फिर जब वह वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी टिया उसके रूम में ही बैठी हुई थी। टिया को अपने रूम में देखकर नैन्सी ने कहा, टिया क्या हुआ?
कोई बात है क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे भी बहुत रात हो गई है और तुम इन सब से थक गई होगी ना, इसीलिए जाकर अपने रूम में आराम करो। रात के 3 बज रहे हैं। जिस पर टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस सो नहीं जा रही थी लेकिन आपको चोट आई है ना, तो उसी की बैंडेज कर रही हूँ, फिर चली जाऊंगी। जिस पर नैन्सी ने कहा, लेकिन मैं कर लूँगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर बस आराम करो। जिस पर टिया ने कहा, नहीं बॉस, बस बैंडेज कर दूँ ना, उसके बाद चली जाऊंगी। नैन्सी जानती थी कि वह बहस करने का उससे वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और वह जाकर सोफे पर बैठ गई। उसके बैठते ही टिया ने फर्स्ट एड किट का बॉक्स उठाया जो कि टेबल पर ही रखा हुआ था। उसने उसे खोला और नैन्सी की चोटों पर लिक्विड से साफ करके उसकी बैंडेज करने लगी थी। वहीं नैन्सी किसी सोच में दिखाई दे रही थी। उसे सोच में खोया हुआ देखकर टिया ने पूछा, बॉस अब सब सही तो है ना? क्या हुआ, आप खुश हैं? जिस पर नैन्सी ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, अभी सब सही नहीं हुआ है, मुझे अभी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी है, अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारना है। जिस पर टिया ने कन्फ्यूजन के साथ कहा, क्या कोई और भी दुश्मन है यहाँ? जिस पर नैन्सी ने कहा, नहीं, बल्कि मेरे अभी बहुत सारे दुश्मन हैं जिससे मुझे बदला लेना है। वह ऋषभ की बात कर रही थी। जिस पर टिया ने कुछ समझा और कहा, फिर मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी आपका बदला लेने में, फिर कितनी ही बड़ी लड़ाई क्यों ना हो। जिस पर नैन्सी ने उसे रोक दिया और उसे देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ अब जब तुम्हारा बदला हो गया है और सब सही हो गया है, तो फिर तुम भी अब नॉर्मल लाइफ जियो। उसी चीज़ में मत अटको, जो भी हुआ था वह तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए सब भूलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। नैन्सी की कही हुई बात को सुनकर टिया के हाथ अपने हाथ में पकड़ी हुई दवाई पर कस गए थे और उसने जल्दी से अपना सिर झुका दिया और नैन्सी से दूर होकर बोली, नहीं बॉस, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपने मुझे इस नई लाइफ दी है, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं सबसे लड़ सकूँ। और जब मैंने आपको अपना मास्टर चुना था तो मैंने खुद से ही वादा किया था कि मैं ज़िंदगी भर आपको प्रोटेक्ट करूँगी, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मुझे कोई भी नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए और ना ही मेरी लाइफ नॉर्मल हो सकती है, मुझे बस आपके साथ ही रहना है बॉस, और आपको प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए खुद से दूर जाने के लिए नहीं बोलिए प्लीज़। उसकी आंखों में आंसुओं से भर गई थी। उसे रोता देखकर नैन्सी ने जल्दी से कहा, ओके ओके ठीक है, अब रोना बंद करो, नहीं कर रही तुम्हें अलग और ना ही खुद से दूर करूँगी, लेकिन ज़िंदगी को जीना सीखो, उसे काटो नहीं। कब तक तुम खुद को दोष दोगी? जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए आगे बढ़ो, किसी को अपनी लाइफ में लेकर आओ और उसे प्यार करो और खुद को भी मौका दो। जिस पर टिया के आंसू और भी जाना टप टप करके नीचे टपकने लगे थे। उसने झिझकते हुए कहा, सॉरी बॉस, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना ही ये पॉसिबल है। लड़के मुझे देखकर ही बहुत इम्प्रेस होते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझे प्रपोज भी किया है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और उसने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, लेकिन क्या वह तब भी मुझे प्यार करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ मेरे ही पिता ने मेरा ही रेप कर दिया था? मुझे उस वक्त उस लड़के की आंखों में वो घिन या वो चीज़ नहीं देखना चाहती, ना ही उसे हर्ट होना चाहती हूँ। इसीलिए मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ बॉस, मेरे पास आप हैं और मुझे और कोई नहीं चाहिए बॉस। ये कहते उसने नैन्सी का हाथ पकड़ लिया था। वही नैन्सी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी टिया ने जल्दी से बात को बीच में ही काट दिया। कहा, आप मेरी छोड़िए बॉस, मैं आप सबको नहीं छोड़ने वाली, बिल्कुल भी नहीं। और आप भी तो सिंगल हैं, तो आप मैं तो आपके साथ ही रहूँगी। लेकिन मुझे ये बात बताइए बॉस कि उस दिन आप होटल में क्यों गई थी उनके लिए? उसकी यह कहते ही नैन्सी के दिमाग में अचानक से आदित्य का चेहरा आ गया था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहीं खोए हुए ही जवाब दिया, नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरा ऑलरेडी एक हस्बैंड है। और उस दिन मैं अपने हस्बैंड के ही पास गई थी। जैसे ही टिया ने कानों में यह शब्द गए, वैसे उसके हाथ हवा में ही जम गए थे और वह जल्दी से हैरानी से नैन्सी से दूर हुई और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए हैरानी से अपने बॉस को देखते हुए बोली, क्या क्या कहा बॉस? हस्बैंड? आपका हस्बैंड? बता, क्या ये सच में पॉसिबल है? आपका हस्बैंड कौन है और आपने शादी कब की? और इस सब के बारे में मुझे क्यों नहीं पता बॉस? जिस पर नैन्सी ने बिल्कुल नॉर्मल होकर कहा, क्योंकि हमने
सीक्रेट शादी की थी, जिस पर टिया का तो मुंह खुला का खुला रह गया था और उसने जल्दी से पूछा, और किससे आपने शादी की थी, आपका पति कौन है? जिस पर नैन्सी ने काफ़ी गर्व से कहा, आदित्य ओबरॉय। वो ही मेरा हस्बैंड है और मैं उनकी ही वाइफ हूँ। जैसे ही टिया ने ये सुना, उसकी आंखों में अचानक से चमक जैसे गायब हो गई थी। उसकी आंखों में शक से चमकने लगा था। उसकी आंखें छोटी छोटी होकर के ऊपर से नीचे नैन्सी को देखा और फिर उसने जल्दी से खड़े होकर नैन्सी के सर को चेक करना शुरू कर दिया था। उसे ऐसे चेक करते हुए देखकर नैन्सी ने इरिटेट होकर कहा, टिया क्या कर रही हो तुम? जिस पर टिया ने उसके सर को अच्छे से चेक करते हुए कहा, यही देख रही हूँ बॉस कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई है ना, या लड़ाई करते वक्त कहीं लग तो नहीं गई थी ना कहीं सर में? मतलब आज आप ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर रही हैं? जिस पर नैन्सी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये बात सच है कि आदित्य ओबराय मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर टिया वापस से हैरान हो गई। तभी उसे याद आया कि आदित्य भी तो किसी किसी नैन्सी नाम की लड़की को ढूंढ रहा था। यह याद आते ही वह अचानक से और भी ज़्यादा हैरान हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, यानी कि वह लड़की, जिस लड़की को वह ढूंढ रहे हैं, वह आप ही हैं? उसकी बात सुनकर नैन्सी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। यह सुनकर टिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, व्हाट द हेल? उसे तो ये बात जैसे हजम ही नहीं हो रही थी कि द ग्रेट आदित्य ओबराय, जो पूरे देश पर राज करता है, उसकी वाइफ उसकी ही बॉस है। उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन बॉस ये कैसे पॉसिबल है? बॉस ये तो मतलब ये कैसे हो सकता है? द ग्रेट आदित्य ओबरॉय, जो पूरे देश पर राज करते हैं, उनकी वाइफ आप हैं? टिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और जैसे खुद को इस बात को समझाने के लिए समय दे रही हो, लेकिन उससे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने वापस से एक्साइटेड होते हुए पूछा, लेकिन बॉस ये कैसे पॉसिबल है? आप उनकी वाइफ कैसे हो सकती हैं? जिस पर नैन्सी ने थकी हुई आवाज़ में उबासी लेते हुए कहा, ये बहुत लंबी कहानी है टिया, फिर कभी सुनाऊंगी। अभी के लिए तुम जाकर बस रूम में आराम करो और मुझे भी करने दो, बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है अब। जिस पर टिया की हैरानी कम नहीं होती, लेकिन वह समझ जाती कि नैन्सी सचमुच थकी हुई है। आखिरकार उसकी बॉस 2 दिनों से बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी उछल कूद को बंद किया और उलझन को साइड रखते हुए एक जिम्मेदार असिस्टेंट की तरह नैन्सी को आराम करने की सलाह देती है। टिया ने समझते हुए कहा, ठीक है बॉस, आप आराम करिए, लेकिन ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होगी। मैं चलती हूँ, लेकिन बाद में मुझे बताना जरूर। यह बोल वह वहाँ से चली गई। नैन्सी उसके पीछे से जाते हुए देखते हुए जैसे खुद को विश्वास दिला रहे हो, लेकिन फिर टिया कमरे से बाहर चली गई थी। लेकिन उसकी हैरानी उसके चेहरे पर साफ झलकती रही थी। दूसरी ओर नैन्सी बिस्तर पर गिरती है और एक गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरती है, जैसे वह आदित्य की यादों में खो सी गई थी। लेकिन थोड़ी देर में हुई होगी कि अचानक से कमरे की शांति उसके साइड टेबल पर रखे हुए उसका फ़ोन की रिंगटोन से अचानक से भंग हो जाती है और उसका फ़ोन जो चार्जिंग में लगा हुआ था अचानक से बज उठता है। नैन्सी उसकी अपनी गहरी नींद में जाने वाली थी, लेकिन फ़ोन की आवाज़ से वह उठ जाग जाती है। और पहले तो वह फ़ोन को उठाना बहुत मूडी लग रही थी, लेकिन जब उसने आना कानी करके फ़ोन हाथ में लिया और स्क्रीन फ्लैश हो रहे नाम को देखा, तो उसकी नींद जैसे तुरंत ही उड़ गई थी। नैन्सी ने चौंक कर कहा, ये इस वक्त फ़ोन क्यों कर रहा है? वह जल्दी से फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से कोई गंभीर बात बताई जाती है, जिससे नैन्सी का चेहरे के रंग उठ बदल जाता है। उसकी आंखों में जो थकान थी अचानक से गायब हो जाती है और वह तेजी से उठती है और वॉशरूम की ओर भागती है। कुछ ही देर में एक ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और लंबा कोट पहनकर वो बाहर निकलती है। उसके बाद पीछे बंधे हुए थे, उसने जल्दी से चेहरे पर ब्लैक मास्क और आंखों में ब्लैक चश्मे लगा दिए थे और वह जल्दी से बालकनी की ओर कूद गई थी और वहाँ से वह वहाँ से भाग गई थी। तो आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।